नमस्कार। प्रारंभ के YouTube चैनल पर उसके एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप जिन्हें स्क्रीन में हमारे बगल में देख रहे हैं, डॉक्टर फैयाज फैजी साहब, आप इस चैनल और इस मंच प्रारंभ के लिए किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक प्रोफेशनल कैरियर के साथ साथ जिस तरीके से समाज, देश, काल और उसके बीच के चिंतन को जीते हैं, ऐसे में एक ऐसे थंबनेल जिसको आपने आज देखा होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर इस देश का देसी मुसलमान पसमानदा क्या कहता है। बहुत सारे लोगों को देशी और पसमानदा इन दो शब्दों का ही अंतर नहीं समझ में आता होगा। इसको समझेंगे आगे चल के फैयाज साहब से। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं फैयाज साहब का। फैयाज साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार जो देसी मुसलमान हैं उनके विमर्श को आप मौका दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जनसंख्या पे आप उनका व्यू जानना चाहते हैं और दर्शक भी जानना चाहेंगे, देश भी जानना चाहेगा कि जो देसी मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान है, वो इसको लेके क्या सोचता है। हाँ, ये एक अच्छी पहल है, सकारात्मक पहल है आपकी। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। जी, बात यही थी और मेरे पास बहुत ज्यादा कहने को है नहीं, मैं सिर्फ सुनना चाहूंगा क्योंकि सवाल बड़ा सीधा साधा। जी देखिए, कभी इस देश में नसबंदी के बहाने, कभी इस देश में एक सो कॉल्ड रंगीन गिरोहों द्वारा माइक्रो फैमिली और उसके बाद मिनी माइक्रो फैमिली जैसे पहनावे में जो है ना, वो साड़ी घट दी गई और फिर लहंगा उठता गया और वो फिर स्कर्ट्स में आया और फिर न जाने कहाँ गया। तो ऐसे करके परिवार को भी समेटा गया और कहा गया कि भाई ठीक है। हम भी कहते हैं बिल्कुल ठीक है, जरूरत है। आज जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसकी जरूरत है। अब आप मुझे एक नजर में शेष भारत को, इस देश का पसमानदा मुसलमान और थोड़ा सा पसमानदा मुसलमान का परिचय देते हुए शुरू कीजिएगा, क्योंकि क्या करें, इस देश में सूचना का आदान प्रदान और प्रहार बहुत ज्यादा है, लेकिन ज्ञान विज्ञान बहुत कम है। इसलिए इस प्रस्तावना को देते हुए बताइएगा कि अगर कुछ जनसंख्या का काम हो, थमने का काम हो 130-35 करोड़ लोगों के देश में, तो इस पर पहला रिएक्शन क्या होगा इस देश के मुसलमानों का। अब पसमानदा ये बताना आपका। जी, देखिए, पहले मैं इसी को साफ कर दूं। देखिए, इस देश में दो तरह के मुसलमान बसते हैं। एक जो है वो भारतीय मूल का मुसलमान है, जो कालांतर में किन्हीं कारणों से धर्मांतरित हुआ, अपनी आस्था बदली। उसके बहुत से कारण हैं, इस पर हम कभी अलग से डिबेट करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे किन वजहों से हमारा धर्मांतरण हुआ। उस पर एक लंबी डिबेट है, चर्चा है। दूसरा जो बाहर से आया हुआ आक्रांता है, जिसने इस यहाँ तलवार के बल पे या ताकत के बल पे राज्य कायम किया, जो आज भी वो समझता है कि जो उसकी एक आस्था है, इस्लामिक आस्था है कि जो चीज हमारे तलवार से जीती जो हुई जो भूमि है वो हमारी होती। तो उनको आज भी लगता है कि इसीलिए वो भारत को अपना विजित प्रदेश समझते हैं। लेकिन पसमानदा जो भारतीय मूल का है, उसकी सिर्फ आस्था बदली है, बाकी वो सभ्यता संस्कृति में ही अपनी रहता है। और पसमानदा के सभ्यता संस्कृति से दूर करने के लिए अशराफ द्वारा बहुत से इस्लामिक तहरीकें हैं जो इस्लाम के नाम पे चलती हैं, जबकि वो पसमानदा का अरबी ईरानीकरण करते हैं। यानी उसको जो कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन है, मैं हमेशा कहता हूं कि बाहर से आया हुआ मुसलमान ने यहाँ के मुसलमान के साथ, देसी या जिसको हम देसी पसमानदा कहने लगे हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार से भेदभाव किया है। एक तो नस्लीय और जातीय भेदभाव। जातीय से ज्यादा नस्लीय, क्योंकि नस्लवाद वो लेके आए थे। इंडिया में आते आते जातियां जो है किसी काम से लग जाती हैं तो वो जाति ऐसा हो जाता है, लेकिन बर्थ के आधार पर जो भेदभाव है, उसके साथ साथ जो हमारा सांस्कृतिक जो शोषण है वो भी अशराफ ने किया और करता चला आ रहा है। तो ये एक है। तो इसलिए दो तरह के मुसलमान है, एक शासक वर्गीय मुसलमान है, एक भारतीय मूल का मुसलमान है, जिसको देश पसमानदा कहते हैं। अब आप आते हैं आपके जनसंख्या की बात पे। देखिए, चाहे जनसंख्या की नीति या देश की कोई भी नीति हो, कोई भी नीति हो, आप किसी भी समझ लें, वो अगर देखिए, हम जिस घर में रहते हैं,
अगर वो उस घर पे पेंटिंग होगी उसकी वॉल पे और बाहर से वो अच्छा दिखाई देगा, इसमें हमारी ही इज्जत बढ़ेगी। भाई बड़ा अच्छे घर में रहते, बड़ा अच्छा डेंट पेंट हुआ है। ये देश है, इस देश के साथ अगर कुछ खराब होगा तो हमारा खराब होगा, कुछ अच्छा होगा तो हमारा अच्छा होगा। हम दुनिया में हमारी पहचान, अगर हम इंग्लैंड अमेरिका चले जाएंगे तो हमारी पहचान मुसलमान से नहीं है, इंडियन से होती है, ब्लैक इंडियन। ऐसे तो मैं, आप तो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक है, मैं तो और काला हूं तो मैं तो पक्का ब्लैक इंडियन हूँ तो जो है वो हमारी पहचान होती है। तो देश, इसीलिए कहते हैं कि देश सर्वोपरि है, देश हित सर्वोपरि है। तो ऐसी कोई भी कानून, चाहे वो भारतीय संविधान को जब लागू किया जा रहा था या जनसंख्या नीति, मैं पहले जनरल डिस्क्राइब कर लूं, फिर उस पर हम पक्ष रखेंगे। तो उसमें यहाँ पे हाँ कुछ भ्रांतियां हो सकती हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं, उसको समझने बूझने में। राजनीतिक पार्टियां होती हैं, पक्ष है विपक्ष होता है, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, अपने बात करते हैं, अखबारों में लेख छपता है, लोगों की चीजें साफ होती, जैसे कोरोना का जो वैक्सीनेशन था उस पर भी लेके बहुत कुछ बातें हुई, लेकिन धीरे धीरे बात साफ हुई, सारे लोग लगाए। अब तो मुझको लोग फोन करते हैं कहीं सस्ता में लगवा दीजिए हमने कहा जब फ्री में लगत रहा तो भागत रहा आज, अब सस्ता में कहाँ से हम लगवा दें, हम का दुकान खोले हुए हैं क्या? उनको लगता है कि मेडिकल फील्ड में है, कहीं फोन ऑन करके सस्ता में लगवा देंगे। तो एक अवेयरनेस की कमी है। लेकिन ये चीज हो गई, जो भी जो देश में रहने वाले निवासियों के लिए जो भी अच्छा है उसके हम फेवर में हमेशा से रहे। देखिए, मुस्लिम लीग के ट्यूनेशन थ्योरी के खिलाफ थे, देश के बंटवारे के खिलाफ थे, हमारा इतिहास है, हम आज भी। अब दिक्कत क्या होती है, देखिए कुछ वर्ग है इस देश के अंदर, मैं खुल के कहता हूं अशराफ वर्ग है, जो हर चीज में उसकी एक अलगाववाद की मानसिकता है, हर चीज में वो एक अलग चीज चाहता है, हर चीज में। और ये मुस्लिम लीग की मानसिकता है। देखिए, पाकिस्तान बनने के बाद जो टू नेशन थ्योरी की मानसिकता है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की मानसिकता है, वो कहीं ना कहीं आज मुस्लिम विमर्श के नाम पे चल रहा है। इसलिए पसमानदा आंदोलन मुस्लिम विमर्श के ही विरोध में, क्योंकि उससे भारतीय मूल के 90% इस देश में बसने वाले मुसलमान जो भारतीय मूल के, उनका नुकसान होता है। 1948 में नूर मोहम्मद साहब जो प्रथम पसमानदा आंदोलन के लीडर थे और जिनको सरदार पटेल ने अशराफ मुस्लिम वो कांग्रेस के अशराफ लीडरशिप के विरोध में जाके बिना कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराए बिहार राज्य में मंत्री बनवाया था सरदार पटेल ने। कहा कि नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टीशन का विरोध किया था, मुस्लिम लीग के टू नेशन थ्योरी का विरोध। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम विमर्श और मुस्लिम राजनीतिक पार्टी के विरोधी हैं। तो एक हमारा इतिहास रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो, इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में इस वक्त जो मुस्लिम विमर्श चल रहा है वो टू नेशन थ्योरी का ही परिवर्तित रूप। तो वो जैसे उस वक्त वो हर चीज में मुसलमान 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 कहते थे, हम हमारे अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारा पहनावा अलग है, हमारा कल्चर अलग है, वो आज भी वही जो है डफली सरंगी और वही राग उनका चलता रहता है। तो वो क्या करते हैं, वो वंदे मातरम में भी फर्क निकाल लेते हैं। जनसंख्या नीति तो बहुत बड़ी नीति है, आप समझ रहे हैं। कोरोना का वैक्सीन तो बहुत बड़ी बात, पोलियो वैक्सीन में भी ये लोग निकाल देते हैं कि साहब इससे नपुंसकता हो जाएगी। तो ये आप देखेंगे कि ये पूरा एक सिलसिला चला आ रहा है। आप जब तक उस अशराफवाद को नहीं समझेंगे, आप किसी भी नीति के विरोध को नहीं समझ पाएंगे। जो अशराफ वर्ग जिसको लीड करता है, पीछे पीछे पसमानदा भी लग जाता है। पसमानदा किस तरह से लगता है, इसका एक उदाहरण देके मैं समझाऊंगा। देखिए, जैसे मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो उसमें देशज मुसलमान जो थे उनका भी फायदा हुआ, उनको भी उनके समाज। देखिए, मंडल कमीशन का जो अदर बैकवर्ड क्लास है, कास्ट नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण लोग भी उस ओबीसी के आरक्षण में, कुछ जातियां आती हैं ब्राह्मणों की, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो अदर बैकवर्ड कास्ट नहीं है, अदर बैकवर्ड क्लास है। उस आधार पे जो पसमानदा मुसलमानों को भी उसमें आरक्षण मिल गया, पहले नहीं मिलता था। तो आपने देखा होगा मंडल कमीशन लागू होने के बाद से ही अशराफ वर्ग ने मुस्लिम आरक्षण का राग अलापना शुरू किया कि मुसलमानों को आरक्षण चाहिए, मुसलमानों को आरक्षण चाहिए। जबकि 90% ओबीसी में मुसलमान आने के बाद 90% मुसलमानों को आरक्षण मिल गया, उनके सामाजिक और आर्थिक आधार के उसके आधार पे, क्लास के आधार पे। तो फिर ये किन मुसलमानों के लिए आरक्षण मांगा जा रहा था? आरक्षण का एक अलग इश्यू है। मैं हाँ बोले, मतलब मजहबी आधार पर मांगा जा रहा था। हाँ, मुस्लिम, आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग पार्लियामेंट में तकरीर करते थे अशराफ के नेताओं की, मुसलमानों को रिजर्वेशन चाहिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान दलितों से पीछे हैं, ये सब झूठ बोल बोल के। उसमें मैं किस तरह से पसमानदा किस तरह से जाता, ये मैं आपको बता रहा हूँ।
वहां बड़ी बड़ी मीटिंग होती थी और धरना प्रदर्शन होता था। अब पसमानदा भी जाके धूप में नारा लगाता था कि मुसलमानों को आरक्षण चाहिए, और पसमानदा बेवकूफ को पता ही नहीं कि उसको पहले से आरक्षण ओबीसी का और एसटी का दोनों का आरक्षण मिल रहा है, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास दोनों का आरक्षण मिल रहा है। तो पसमानदा चूंकि अनएजुकेटेड है और उर्दू मीडिया और अशराफ उसको झूठी बात बोल के समझा ले जाता है। जैसे वो कहता है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि सारे मुसलमान जो दलितों से बदतर, ये झूठी सच्चर कमेटी में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो अब आप इस तरह से पसमानदा भी उसमें बेवकूफ बन जाता है, उसको आरक्षण मिल रहा है लेकिन जाके धूप में नारा लगा रहा है, और भाईजान एसी में बैठे हैं वहीं से फरमाते रहे कि आज कल वहां जाके धरना देना है, मुसलमानों को आरक्षण चाहिए। तो इस तरह के हम लोग बेवकूफ लोग हैं और शासक वर्ग वो होशियार है, इसीलिए वो हम पे हुकूमत कर रहा है और हम जो है शासित हैं। तो वो क्या काम करता है कि वो जैसे वंदे मातरम में भी वो निकाल के ले आएगा, उसका काम है कि हर चीज में वो अपने को अलग दिखाता है। जबकि पसमानदा और हिंदू जो अदर देन अशराफ के इस देश में लोग हैं, जो घुले मिले लोग हैं, 5000 साल से तमाम विभेदों के बाद, डिफरेंसेस के बाद एक साथ रहने के अभ्यस्त हैं। हमारे आपका बच्चा ना जब निकलता है तो आपके साथ अगर आपका बच्चा जाएगा तो वो आपके दोस्त को सलाम अलैकुम भी कहता है, सिख अंकल मिल जाएगा तो ये सिख अंकल हैं, ये वो, उसको पहले से पता है कि पापा के सब इस तरह के कई डिजाइन के दोस्त हैं। तो लेकिन उस सब तो उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो इस विविधता में जीने का आदी है। और अशराफ एक मोनोलिथ समाज से आया है, एक समरूप सभ्यता से आया है, तो उसके लिए वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इसीलिए वो हर चीज में फर्क डालने का प्रयास करता है। उसी तरह जब जनसंख्या की नीति इस देश में बनने लगी तो सबसे ज्यादा विरोध हुआ। और देखिए इसमें हिंदू संप्रदाय के लोग नहीं, उसके रिएक्शन में जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग नहीं, उसके रिएक्शन में जो हिंदू संप्रदायिकता आती है वो भी उसका उसी तरह से काउंटर करने लगी। बिल्कुल कि भाई उनकी 4 बीबियां होती है तो हम भी 10 बच्चा पैदा करेंगे। भाई एक लड़का स्कूल नहीं जा रहा है, अगर मेरा लड़का स्कूल नहीं जा रहा, मेरा आपको विरोध करना है तो आप भी अपने लड़के को स्कूल जाने से रोक देंगे। इस तरह से विरोध होता है, बुराई को बुराई से थोड़ी होता है। खून के दाग से खून का दाग नहीं छुड़ाया जा सकता है, खून का दाग पानी से छुड़ाया जाता है। तो वो एक रिएक्शन में इस तरह की बातें होने लगती है। तो जनसंख्या नीति में भी यही काम किया गया, और इसलिए आज भी अगर आप कह दीजिए योगी जी ने जैसे लागू करने का प्रयास किया, उसमें भी फिर वही लोग अपना ढोल ताशा लेके चले आते हैं, हाय मुसलमान हाय मुसलमान। इसके हम लोग मुस्लिम सांप्रदायिकता के हमेशा अगेंस्ट रहे हैं। वो हर चीज में फर्क करके सांप्रदायिक रंग दे देते हैं, और फिर समाज को ये समझ में आने लगता है कि यार भारत सरकार हमारे खिलाफ है, भारत सरकार हमारे खिलाफ कानून बना रही है। ऐसी बात नहीं है। अब आते हैं जनसंख्या पे, ये एक है, और इसको मैंने इसलिए खुल के कहा कि ये हर चीज में आपको मिल जाएगी। इसीलिए मैं 2 बातें कहता हूं। अब जब अशराफ शरीफ की बात हो रही तो 2 बातें उदाहरण के तौर पे कहता हूं। एक होता है एड्स का वायरस। आपने सोचा है कोरोना की वैक्सीन आ गई, एड्स की वैक्सीन क्यों नहीं आ पाती? अच्छा, देखिए मैं मेडिकल फील्ड का आदमी हूँ, मैं बताता हूँ क्यों नहीं आती है। असल में जो कोई भी बाहर से जो रोगाणु आते हैं शरीर में, तो उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक बनती है, हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबायोटिक बनाता है। तो वो जिस शेप में एंटीजन होता है उसी शेप में एंटीबायोटिक तैयार होकर उसको वो खा जाता है, ठीक। और उसी एंटीबायोटिक को, उसी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए वैक्सीन बनती है जो एटीन्यूटेड होती है, मतलब वो उतना इनएफेक्टिव होता है, उसके जाते ही एंटीबायोटिक बन के पहले से तैयार होती है। अगर वो रियल इन्फेक्शन होगा तो वो उसको ओवरकम करेगी। एड्स के साथ क्या होता है, ये जब बॉडी में जाता है, इसके अगेंस्ट जब एंटीबॉडी बनती है, तो जैसे मान लीजिए वो स्टार शेप है, तो उसके अगेंस्ट जब स्टार शेप का ये बनेगा उसको इंगल्फ करने के लिए, जब तक वो अपना शेप बदल के ना स्टार शेप हो जाएगा या स्क्वायर शेप बहुत तेजी से बदलता है। तो हमारी बॉडी उतनी तेजी से एंटीबायोटिक बना नहीं पाती उस शेप में जिस शेप में उसको खाना है, तो और वो उतनी तेजी से शेप बदलता है। तो अशराफ चरित्र ऐसे समझिए, बहुत तेजी से, ये शेरवानी से इतना जल्दी कोट पैंट पे आ जाएंगे, अब मौलाना से इतना जल्दी कम्युनिस्ट हो जाएंगे कि आप उसका एंटीडोट निकाल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए वो तुरंत उस पे आते हैं। तो ये एड्स के वायरस की तरह इनका चरित्र। दूसरा एक माइक्रोबैक्टर ट्यूबरकुलाई होता है, टीबी जिसको आमतौर से कहते हैं। अगर हम आप नॉन मेडिकल आदमी अगर हम कहें कि फलाने साहब को टीबी हो गया, तो आप क्या समझेंगे, बताएं आप। अब हम तो ट्यूबरकुलोसिस ही समझेंगे, मतलब वही समझे कि खांसी उसी होगी, फेफड़ा वफड़ा उनका खराब हो रहा होगा, यही ना। हाँ। आप उनको फेफड़े की टीबी को ही आमतौर से टीबी समझा जाता है। अच्छा। लेकिन माइकोबैक्टरम ट्यूबरकुलाई जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, जिसको टीबी कहते हैं शॉर्ट में, वो आप समझिए सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक में होता है। वो कहीं भी इन्फेक्शन कर देता है।
तो अशराफ चरित्र जो है ना, वो उनका वो इसी तरह से इन्फेक्शन करते हैं, वो सर के बाल से लेकर पैर तक इन्फेक्शन करते हैं। दो चीज आप पकड़े, एड्स के वायरस की तरह चरित्र है और टीबी के बैक्टीरिया की तरह इनका चरित्र है। ये हर जगह इन्फेक्शन करते हैं, ये हर जगह घुस जाएंगे कहीं कि नहीं हमको अलग चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए, पाकिस्तान भी दे दिया, कश्मीर भी चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी चाहिए, यूसीसी, सब इनको अलग अलग ही चाहिए। अभी भी इनके दिमाग खुला नहीं है। और हमारी सरकारें भी इतना तुष्टिकरण करती हैं कि अलग देती भी रहती हैं, लो जा अल्पसंख्यक मंत्री बन जाओ, लो या अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन बन जाओ, लो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बन जाओ। तो ये सब चल रहा है, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ, बस मैं दर्शकों को बता रहा हूँ कि देखो ये देख लो। उसी तरह जनसंख्या नीति में देखिए, अब हम बताएं, जनसंख्या वृद्धि जो है, जो विस्फोट की तरह है, इस पे हमारे देश में बहुत पहले से काम हो रहा है। और विरोध के बाद भी, हिंदू मुस्लिम के बाद भी समाज के अंदर चेतना ही, पहले से ज्यादा एजुकेशन बढ़ी। तो अब देखिए उसकी जो वृद्धि का जो रेट है वो कम हो गया है भारत में। बहुत तमाम से जो नेशनल फैमिली सर्वे है उसको भी आप देख लीजिए, तमाम से पहले से अवेयरनेस भी बहुत आ गई है। पहले से ज्यादा खुल के लोग, इवन लड़कियां बात करती हैं खुल के, जो नए जोड़े हैं वो आपस में बात करते कि नहीं भैया, एक मैंने देखा, मेरा खुद एक दो तजर्बा है कि बहुत ही इकोनॉमिकली वो परिवार बहुत ही कमजोर है, लेकिन उनका एक ही बेटा है। मैं बड़े भाई की तरह है हमारे, हम बोलते हैं कि भैया एक और होना चाहिए, कहे कि यार एक ही हम पाल ले जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। देख रहे हो कि आजकल कमाई धमाई का कुछ हिसाब नहीं है। तो अवेयरनेस आ रही है और ये बहुत ही सकारात्मक बात है। और जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, इस तरह से बात होनी भी चाहिए। और मैं समझता हूं कि देखें आप, जैसे इसके लिए ज्यादातर शिक्षा, हेल्थ सर्विसेज भी पहले से हमारी अच्छी हुई है, उससे भी लोगों का भी कॉन्फिडेंस बना कि अगर हमारा बच्चा है, तमाम तरह के इंद्रधनुष कार्यक्रम चलता है और बच्चे सरवाइव कर जा रहे हैं। पहले बच्चे साल 2 साल के अंदर मर जाते थे, तो उससे भी गार्जियन के अंदर एक इनसिक्योरिटी होती थी कि हाँ, इनसिक्योरिटी होती थी कि पता नहीं जी ही कि ना जी, ये गौरी कर ला। कई बार तो जोड़ा लगाने के चक्कर में पता चला कि घर में होते हैं। और बहुत सी सोशियो इकोनॉमिक में, सोशियो में आप रिलीजन भी डाल दीजिए, बहुत सी धार्मिक हमारी आस्थाएं भी इस तरह से, जैसे इस्लाम में ये कहा गया है कि वो औरत ज्यादा अच्छी होती है जो जिसकी फर्टिलिटी कैपेसिटी ज्यादा है। तो अगर शादी करो तो ऐसी लड़की को देखो कि पहले उसकी माँ, फिर उसके नानी का देखो कि उसके बच्चे कितने हैं। तो कि ये जो हदीस कही गई थी, तो वो अरब में था, जहाँ रेगिस्तान है, जहाँ ऐसी बहुत पॉपुलेशन कम होता है। वो भारत की तरह सरसब जो शादाब सजलाम फुजलाम वाली धरती की बात नहीं थी। तो ये दोनों का डिफरेंस हमको समझना चाहिए। हमारे लोग समझते ऐसा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो धार्मिक आस्थाएं होती हैं, देखिए मैं एक बात, अब धार्मिक आस्थाएं की बात, जैसे आप हिंदुओं को ब्लेम लगा सकते हैं कि उनके यहाँ जो है पुत्र रत्न वाली जो बात है, धार्मिक आस्था है, उसी चक्कर में कई बच्चे ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये पसमानदा के दिमाग में भी होता है, ये भी मैं आपको बात बताता हूँ। क्योंकि वो अरब तो है नहीं, वो ईरानी तो है नहीं, वो भारतीय सभ्यता संस्कृति का है। भले ही उसके धर्म में इस तरह की बात नहीं, लेकिन उसके दिमाग में, उसके कल्चर में है कि एगो लड़का चाहिए तबे हमारा वंश चली। मैं चूंकि पसमानदा समाज से आता हूं, तो पसमानदा समाज में इस तरह की थिंकिंग होती है। तो लेकिन ये हमारा कल्चरल कह लीजिए या धार्मिक कह लीजिए, इस तरह की है। इस्लाम की भी हमने बताया आपको। तो कहीं ना कहीं वो सोशियो रिलीजियस भी एक फैक्टर होता है, लेकिन ये फैक्टर तभी काउंटर होगा जब एजुकेशन आएगा, विशेष रूप से लड़कियों के अंदर जब एजुकेशन आएगा। जी बोलिए। जी बोले, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। बिल्कुल। आपने इस जैसे शुरुआत में जब आपने प्रस्तावना दी, उसके बाद ही अशराफ और पसमानदा मुसलमानों के अलग अलग नजरिए को, जो जनसंख्या के प्रति। अच्छा, जब आप ये कह रहे थे ना कि ये चरित्र बदलता है अशराफ और लगातार, तो एक उदाहरण मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने बहुत कम अशराफ क्लास के लोगों के 6 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे और दर्जन बच्चे पाए। ऐसे उदाहरण बड़े कम मिलते हैं। हाँ, देखिए वो इकोनॉमिकली अपलिफ्ट होता है वो, और एजुकेटेड भी होता है, उसको पता है ना। अच्छा, उनके यहाँ लड़कियों को भी हिस्सा देते हैं। जो अरबी ईरानी में, भाई मुसलमान मैं भी हूँ, लेकिन हमारे यहाँ हमारी बहन हमसे हिस्सा नहीं मांगी, क्योंकि वो भारतीय कल्चर की, उसको लगता है कि हम पाप कर रहे हैं अपने भाइयों से हिस्सा लेके। भले ही देखिए हिंदू कानून में भी अब ये हो गया है कि लड़कियों को हिस्सा देना है ना, मतलब बिल्कुल बंटवारा।
इस्लाम में तो लेकिन ये 25% रवायत है। नहीं है, हाँ, ये रवायत नहीं है। इस्लाम में 25% है 99%, हाँ जी। 99.9% लेकिन हिंदू देखिए परिवारों की कानून लड़कियां का, इस स्वभाव की नहीं होती हैं, रवायती नहीं होती कि वो मांगे। अरे भाई मैंने अपनी फूफी जान से कहा, अपनी बुआ से, कि फूफी जान आप क्यों नहीं पापा से और दादा से अपना हिस्सा ले ले रही हैं, इस्लाम हाँ, तो कह रहा है नहीं कि मांगे। आपका चार्रा बन रहा है। तो उन्होंने भोजपुरी में कहा, आईएएस की, हमारे फूफा जी आईएएस थे, उन्होंने कहा कि अब ये रह गई बा कि हम भैया से हिस्सा मांगा, इतना हम हमारा दिन खराब हो गई बा। तो वो उसका भारतीय कल्चर है कि वो बस जो विदा होके हम आ गए, जो हमारा त्योहारों में जो, इसीलिए इसलिए देखिए वो एक अपना सिस्टम था, अच्छा बुरा वो आप कह सकते हैं अच्छा, कि तरह तरह अच्छा, तरह तरह, यहाँ मैं बात पूरी, यहाँ जो मैं बात पूरी कर यहाँ लूं। एक सेकंड, जी यहाँ जो जी प्रारंभ के गैर भोजपुरी भाषी दर्शक हैं, उनके लिए मैं धीरे से बताता चलूं कि फैयाज साहब बलिया के मुद्दा रहने वाले हैं और पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल की उस उर्वर धरती से आते हैं। तो अभी अभी इन्होंने जो कहावत कही है ना कि मतलब अब इतना रह गया बाकी अब हम जो भाई के हिस्सा में फोड़ करी, तो मतलब इसका ये था कि अब क्या मेरा यही बहन के नाते चरित्र रह गया है कि एक भाई के हिस्से में आके मैं उसमें दरमिया बैठूं। जी, जी। हाँ, उसको हमारे यहाँ बड़ा खराब माना जाता है। अशराफ के यहाँ खराब नहीं, अशराफ की जो लड़कियां होती हैं चढ़ के ले लेती हैं, और अच्छा। अगर नहीं भी तो उनके जो भाई होते हैं, चूंकि वो अरबी ईरानी में वो उनका रहा है इस्लाम के हिसाब से, और इस्लाम के आने से पहले भी लड़कियों का मैंने हाँ। सुना है कि उस तरह से कुछ रहता था। लेकिन हमारे यहाँ दान दहेज दे के विदा कर देते थे, और हमारे यहाँ त्योहार बने हुए थे लड़कियों को देने के, जरिया बहाना बना हुआ था कि कोई आ रहा है जा रहा है, उस गांव से भी जहां लड़की ब्याई गई कोई आता था तो उसको भी लोग समाधि की तरह सेवा भाव करके उसको दे के भेजते थे। त्योहार हम्म। हमारे यहाँ बने थे, खिचड़ी का त्योहार है, तो लेन देन का एक ऐसी वो एक सिस्टम था, कल्चरल सिस्टम था। अच्छा, ये हाँ, बताइए। खेत की जमीन में नहीं देते थे। मैं बात पूरी करी तो पसमानदा भी चूंकि इसी कल्चर का है, तो वो भी उसी कस्टम को फॉलो करता है। एक बात और कहूंगा मैं, संयुक्त परिवारों से रिलेटेड जब बात हो रही है तो वो भी बात साफ हो हम्म, जाए। इसीलिए हम्म, पसमानदा घर में पैदा होने वाली लड़कियां भी संपत्ति में हिस्सा लेने को बहुत खराब समझती है, और अगर किसी ने ले लिया है तो वो बिल्कुल चर्चा में होता है कि अरे वो लड़की कितनी खराब है कि अपने भाइयों से ले लिया। उसको लोग खराब नजर से, सारी गांव की लड़कियां उसको खराब नजर से देखती हैं कि ये इसने जो है अपना हिस्सा ले लिया, जबकि इस्लाम हिस्सा दे रहा है। फिर भारतीय समाज ने भी कानून भी बन गया कि नहीं, हिंदू लड़कियों को भी मिलेगा। लेकिन वो, अच्छा एक संयुक्त परिवार की बात कह लूं, संयुक्त परिवार में जैसे हिंदू समाज रहता है, पसमानदा समाज भी संयुक्त परिवार को ही अच्छा समझता है। आज भी लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगे हैं, लेकिन बाहर बाहर रहने के बाद भी एक कंबाइंड माइंड सेटअप है कि नहीं, हम लोग सब एक हैं। है। और जो है, बूढ़े लोग कहते थे, आजकल देखिए जो परिवार अलग हो जाता है तो घर की जो सबसे बूढ़ी बुजुर्ग महिला है या बाबा लोग जिंदा, तो कहते हैं कि जो है, मैं भोजपुरी में कहना चाहूंगा तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि हमारे जियते बांट लेला सन, हमारे जियते कुल क्या घर द्वार बांट लेला सन। क्या क्योंकि बात। मतलब मेरे जिंदा रहते ही ये सब बांट लिए, उसका दुख जो है मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है। तो वो संयुक्त परिवार में रहने का आदि है। और मैं एक यूसीसी से रिलेटेड एक बात करूं, संयुक्त परिवार में रहने वाले को टैक्स में कुछ छूट मिलती है, लेकिन वो सिर्फ हम्म। हिंदू समाज को मिलता है, क्योंकि हाँ, ये वो हिंदू 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 अनडिवाइडेड कल्चर में, फैमिली जो है हाँ ना, हाँ यूएचएफ। वो कल्चर, हाँ वो कल्चर माना जाता है कि वो संयुक्त। लेकिन पसमानदा भी मुसलमान होने के बाद भले वो बाहर का धर्म मानता है, लेकिन है तो उसी कल्चर का, तो संयुक्त परिवार के कल्चर है। तो संयुक्त हम्म, परिवार में रहने के बाद भी उसको टैक्स में एग्जेम्पशन नहीं मिलता। इसीलिए हम यूसीसी को यूसीसी के फेवर में है कि एक बैठ के यूनिफॉर्म सिविल कोड बने, जिसमें इस तरह की जो भ्रांतियां हैं वो टूट जानी चाहिए। अब हमारा मुसलमान बिल्कुल, होने की वजह से यहाँ नुकसान हो रहा है, तो हम क्यों बिल्कुल। स्पेशल कानून चाहिए मुसलमान नाम पे। इसीलिए हमने कहा कि यूसीसी पे जब भी ड्राफ्टिंग हो तो उसमें देशज मुसलमान जो है, भारतीय मूल के हम्म, देशज पसमानद, उनका भी पक्ष सुना जाना चाहिए कि भाई वो अपने सभ्यता संस्कृति के हिसाब से क्या चाहते। जैसे हमारी बहन नहीं चाहती कि हम अपने भाई से हिस्सा लें, तो फिर कोई हम्म, कोई उसको जबरदस्ती या इस तरह की, तो वो कल्चरल ग्राउंड भी देखा जाना बहुत जरूरी है। हम्म। जी, ये तो कल्चर की बात आ गई, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट नहीं बढ़िया। था, लेकिन फिर भी नहीं, नहीं, बात आ गई तो देखिए, मैंने कहा कि शेयर किया जाए इसको। जी नहीं, नहीं, देखिए, नसबंदी जनसंख्या कानून अगर जी कोई किसी टोपी या किसी कनेक्शन को काट देने या किसी मशीन के स्विच ऑफ कर देने या कोई योजना चला देने या कोई योजना बंद कर देने से अगर हो जाता ना, तो इंदिरा जी की नसबंदी ने जी अब तक बिल्कुल काम कर दिया होता, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। नहीं किया।
देखिए इसमें अवेयरनेस की बात है, और अवेयरनेस आई है, अब लोग समझने लगे, हमारे जैसे हाँ, नौजवान तो समझने हम लगे हैं। और आप देखिए बिल्कुल कि फर्टिलिटी रेट इंडिया की ओवरऑल भी गिरी है, और अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम समाज की भी बहुत तेजी से फर्टिलिटी रेट गिरी है। और मैं तो एक रिपोर्ट आज पढ़ रहा था शाम को, चूंकि आपसे बात करनी थी, मैंने उसमें देखा कि फैमिली प्लानिंग के मामले में जो धर्म के आंकड़े हैं, एक तो मुझे धर्म का आंकड़ा मुझे सूट नहीं करता, मैं एकदम एकदम बोल्डली आपको बताऊं, जहां मैंने देखा कि मुसलमानों का वोट इतना, हमें उतने गुस्सा आती है। तो धर्म के हिसाब से जब आप वोट गिनेंगे और उसके बाद कहेंगे देश सेकुलर है, ये क्या चक्कर है भाई? जो है, और इस तरह की डेटा अगर गवर्नमेंट को जरूरत भी है इस तरह की डेटा निकालने की, तो गुप्त होना चाहिए। समाज में व्यवस्था फैलती है कि इनका ऐसे हो रहा है, इनको ऐसे हो रहा है, तो गवर्नमेंट को अगर डाटा चाहिए भी तो अपने तक रखो भाई, हमारे बीच में पब्लिक में लाके बवाल कराने वाली काम नहीं। तो मैं उस डेटा में देख रहा था कि सिख समुदाय का फैमिली प्लानिंग को लागू करने का रेशियो बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूँ कि 80% के आसपास है, जो जो है मुस्लिम और हिंदू समाज से बहुत ज्यादा है। तो मुझको तो लगता है कि सिख समाज के अंदर ज्यादा अवेयरनेस है इस बात के लिए। और हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि एक अच्छी चीज अगर किसी समाज में है तो उसको दिखा के अपने अंदर लाना चाहिए। जैसे नहीं कहते हैं, अपने बच्चे को डांटते हैं कि देखो फलाने का लड़का 8 घंटा पढ़ता है, दुइयो घंटा नहीं के पढ़ पाओ। तो हमको ये अच्छा, ये अपने समाज बताइए। में कहना पड़ेगा, देखो सिख समुदाय इतना स्वस्थ अच्छा, समुदाय है ये कि वो फैमिली प्लानिंग को लागू कर रहा है, हाँ, हमको भी लागू करना चाहिए। जी हाँ, जी बिल्कुल अविनाश जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक जो वाकई सेंटिमेंट, जो आज के हमारी चर्चा का जो मूल उद्देश्य था, कि पहली नजर में क्या पसमानदा मुसलमान, जिसको कि अब हमारे दर्शक समझ ही रहे होंगे कि देशी यानी भारतीय मूल का मुसलमान किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो जब बात अपने आप फैयाज साहब की तरफ से यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड तक चली गई, तो सबके लिए कानून एक, फिर भाई सब एक, फिर सब एक, तो सबका सेंटिमेंट एक। और यही तो जब कई बार जो है आरएसएस की तरफ से, देखिए मैं किसी संगठन का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको रेफरेंस तो देना पड़ेगा ना। तो जब संघ जी प्रमुख ये कह देते हैं कि साहब सबका डीएनए एक है, तो यही बात तो है। और इंडोनेशिया का उदाहरण हमारे सामने है कि उन्होंने अपने संस्कृति को जोड़े रखा और पूजा पद्धति और तरीका बदल दिया। तो चलते चलते, क्योंकि देखिए हमने एक नियम बना रखा है, और आपसे चर्चा करते हुए घंटा 2 घंटा कैसे बीत जाता है मुझे नहीं पता चलता जी है बिल्कुल ये। सही कह रहे हैं जी। हाँ, तो लेकिन एक हमने लिमिट बना रखी है कि आधे घंटे से ज्यादा हम अपने दर्शकों को परेशान नहीं करेंगे, और उतने में प्रयास करेंगे। तो चलते चलते, रैपिड फायर टाइप का तो नहीं, लेकिन एक ही फायर, ये 6 बच्चे, 18 बच्चे, 10 बच्चे, ऊपर वाले की देन है, सब हो जाएगा, सब कर लेंगे, ये पसमानदा मुसलमानों की सबसे बड़ी परेशानी है। क्योंकि अशराफ तो स्मार्ट है, जी वो बिल्कुल, भीड़ मैं सहमत हूँ। देखिए भीड़ वो तो निकाल देता है, वो वो हमको भीड़ कह निकाल के देता है अपना शुक्रवार को। अपना उल्लू सीधा कर देता है, फंसते उसमें हम बिल्कुल लोग हैं। जी बिल्कुल, जी वो भीड़ निकाल देता है जब चाहता है शुक्रवार को, हर जुमे को जब चाहता है निकाल देता है, जब जी से जी, नहीं चाह रहा है भीड़ नहीं निकल रही है इसी देश में। नहीं निकल रही। लेकिन जब वो चाहता है निकाल देता है, जब वो चाहता जी है अपनी हरकतें कर लेता है, जब वो चाहता है ये करता है, जब वो चाहता है वो करता है। ऐसे जी में अशराफ के सामने पसमानदा मुसलमान उस जी दासता से, उस मानसिक दासता से मुक्त होके कब सोच पाएगा और कैसे सोच पाएगा, इस पर आपका क्या कहना है? जी, देखिए इसके लिए मैं अपने आप को सबसे बड़ा जिम्मेदार मानता हूं कि मैं अपने समाज को अशराफवाद का जो इम्पोजिशन है, चाहे भाषा को लेके हो, सभ्यता संस्कृति के लेके हो, हमने बताया कि सिर्फ नस्लीय जाति नहीं, हमारा सांस्कृतिक भेदभाव भी हमारे साथ है, हमारा सांस्कृतिक उत्पीड़न भी है, उसके खिलाफ देखिए हम काम कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं कि मैं अपने लोगों को ये बात नहीं बता पाया हूं। जैसे अम्बेडकर के नाम से एक लाइन चलती है कि गुलाम को बता दो कि वो गुलाम है, अपनी जंजीर खुद तोड़ देगा। तो हम अभी पसमानदा को ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि तुम अशराफ के गुलाम हो। तो ये अवेयरनेस का काम है, इसके लिए मैं अपने को उत्तरदायी समझता हूँ कि हमें और तेजी से काम करना चाहिए। देखिए जब जब उसको पता चलेगा, और देखिए जो सभ्यता संस्कृति की बात है ना, आदमी इसको फॉलो करता ही है।
मैंने एक उदाहरण दिया था कि मैं एक जगह, थोड़ा सा समय लग जाएगा, मैं एक जगह तेलुगु बोलने वाले लोग, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट गया था। तो मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारी भाषा क्या है, मदर लैंग्वेज। वो टूटी फूटी हिंदी बोल रहा था। तो उसने अपने दोस्त से तेलुगु में कंफर्म करके पूछा कि क्यों, हम लोगों की भाषा तो उर्दू है ना, मदर टंग हम लोगों की। तो वो उसने फिर हमसे कहा कि नहीं, हम लोग की उर्दू, यानी वो ये बात तेलुगु में कंफर्म करके हमसे बता रहा है कि उर्दू हमारी भाषा है। इस तरह का इम्पोजिशन है अशराफवाद का हमारे ऊपर। तो हमको इसमें काम करना है। और देखिए, संस्कृति और सभ्यता एक ऐसी चीज होती है, मैं जितना पढ़ लिख लूं, पूरा कुरान याद कर लूं, पूरा हदीस याद कर लूं, जब मैं घर में जाऊंगा तो मैं यही कहूंगा कि माई रे खाना दे। वहां मैं फारसी में, अंग्रेजी में नहीं बोलूंगा। तो हम कल्चर तो फॉलो करते ही हैं, बस हमको इसका गर्व कर, हाँ, हमें इसका हाँ, हमें इसका गर्व कर लेना है कि नहीं, भोजपुरी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, धोती पहनने में, साड़ी पहनने में कोई, हमको अपने सभ्यता संस्कृति पे गर्व कर लेना। और ये यहीं से हमारा आपका काम शुरू होता है कि हम समाज में चल फिर के जब अवेयरनेस आएगी। देखिए, तलवार लेके घोड़े पे बैठ के जो अशराफ आके जो कब्जा करके जो इम्पोजिशन, उस तरह से नहीं। भारतीय संविधान है और हमारा देश भारतीय संविधान लगने से पहले भी शास्त्रार्थ का देश है, ये सत्य में जैसे का देश है। हम बातचीत से मसले को हल करते हैं। अवेयरनेस भी जब हम फैलाएंगे, बातचीत से करेंगे, तो निश्चय स्थिति में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आ रहा है। देखिए, जितने ही पसमानदा आंदोलन मजबूत होगा, मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात जितनी मजबूत होगी, मुस्लिम सांप्रदायिकता उतनी ही कमजोर होगी। और जब मुस्लिम सांप्रदायिकता कमजोर होगी तो उसके जो रिएक्शन में जो सांप्रदायिकता, वो तो हमारे पिताजी कहते थे कि हिंदू सांप्रदायिक होता ही नहीं है, वो बाहर से खोल ओढ़ता है, वो बहुत दिन उसका नहीं चलने वो, क्योंकि उसकी आत्मा ही सांप्रदायिक नहीं है। तो वो ऊपर से चाहे जितना पहना तो वो सांप्रदायिक होता है। मैंने इस बात को महसूस भी किया है कि हिंदू सांप्रदायिक नहीं होता है, उसकी सांप्रदायिकता रिएक्शन में है। तो फिर वो खत्म हो जाएगी। जब बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा तो बुखार भी खत्म हो जाएगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस वक्त देश की जो सबसे बड़ी समस्या है मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की, और प्रधानमंत्री जी ने इसकी पहल भी कर दिया। देखिए, उनकी आलोचना मतलब उनकी पार्टी में भी हो रही कि मुसलमानों को जोड़ के आप क्या करोगे। मैंने काउंटर पे एक आर्टिकल लिखा था मोदी जी की पसमानदा नीति पे, मैं थोड़ा सा 1 मिनट का समय चाहूंगा। मैंने कहा था कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को लोग कह रहे हैं ना कि वो वोट की राजनीति कर रहे हैं, उनको वोट चाहिए। हमने कहा, जो आदमी 2 बार लगातार बिना पसमानदा वोट के प्रधानमंत्री बन सकता है, वो तीसरी बार भी बन जाएगा। तीसरी बार में बहुत टाइम भी नहीं है, 1.5 साल का समय रह गया है, और कोई अपोजिशन की कोई तैयारी नहीं। मुझे लगता है कि केक वॉक हो जाएगा ये आराम से। तो उनको इस बार भी जरूरत नहीं है। लेकिन अंत्योदय कार्यक्रम है, मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय न होने से जो प्रॉब्लम हो रही है, जो मुस्लिम सांप्रदायिकता है, उसको एड्रेस करना एक प्रधानमंत्री की हैसियत से मैं समझता हूँ कि बहुत दूरदृष्टि वाला ये निर्णय है उनका। तो उनकी पार्टी के अंदर से भी मतलब हिंदू राइट विंग भी विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम राइट विंग भी विरोध कर रहे हैं। और ये जान लीजिए कि जब मुस्लिम राइट विंग की तरफ से किसी चीज का विरोध हो तो आप समझिए कि देश के हित में है। इतना सीधा से आप समझ लिया कीजिए। अब ये कह के जब आपने चर्चा को अपना विराम दिया कि अगर मुस्लिम लीडरशिप, सो कॉल्ड मुस्लिम लीडरशिप, मैं उसको मुस्लिम लीडरशिप भी नहीं कहना चाहूंगा, वो सो कॉल्ड एक क्लास का लीडरशिप, जब किसी योजना, जब किसी उद्घोषणा, जब किसी काम का विरोध करे, इसका मतलब है कि वो उस समाज के यानी मुसलमानों के हित में है। तो भैया साहब, इसी टेक के साथ आज की इस चर्चा में आपके साथ बहुत आनंद आया। जी आपको और बहुत धन्यवाद। आभार। संख्या नियंत्रण पर बात कर रहे हैं, उस समय का नियंत्रण को खोते जा रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है। तो आज की चर्चा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रारंभ के सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरी तरफ से प्रणाम। और हमारा निवेदन रहेगा कि अगर इस जैसी चर्चाओं को आप और भी लगातार सुनना चाहते हैं तो प्रारंभ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार।